Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to continue with the chapter 9 that is soil, a natural resource. ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है इसका. अभी तक हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसमें जो लेयर्स पाई जाती हैं वो क्या क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़ चुके. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल भी हम देख चुके, किस किस टाइप की सॉइल होती है. सैंडी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है और लॉमी सॉइल होती है. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था इसके जो ट्रू फॉल्स और फिलअप्स थे वो भी हमने कर लिए थे. अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण इसमें पाए जाते हैं कि हमारे लिए इसलिए क्यों ज़रूरी होती है, तो वो सब इसी के लिए हमें पता चलेगा. तो इसमें डिफरेंट टेक्सचर पाए जाते हैं सॉइल में. इसका पर्कुलेशन रेट क्या होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, इन सभी चीज़ों से डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरह की है. ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर उसके अंदर अगर अच्छी हैं तो वो सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होगी. ठीक है, तो डिफरेंट टेक्सचर आपको पता है, कुछ जो सैंडी सॉइल होती है वो थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, लॉमी सॉइल जो होती है वो मॉडरेट होती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और पोरस भी होती है. ठीक है, तो वो बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है. और एक मैंने बताया था क्ले सॉइल. क्ले सॉइल जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है लेकिन वो बहुत ही स्मूथ होती है, उसके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि जो पोरस नहीं होने की वजह से बहुत हार्ड हो जाती है वो रॉक, और जो सॉइल होती है वो हार्ड मतलब पास होने की वजह से हार्ड होती है, तो उसमें से रूट्स पेंट्रेट नहीं हो पाती है, तो वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पे. फिर आता है पर्कुलेशन रेट. पर्कुलेशन क्या होता है, पर्कुलेशन रेट होती है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर तक वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है, इसी को हम बोलते हैं पर्कुलेशन रेट. तो इसका एक फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन ml. ठीक है, ml में हमने वाटर लिया और उसका पर्कुलेशन टाइम कितना रहा मिनट के अकॉर्डिंग. ठीक है, यानी 1 मिनट में कितने ml वाटर को वो होल्ड करके कितनी देर तक रख सकती है, इसी को हम बोलते हैं पर्कुलेशन रेट. ठीक है, तो ये जिसका जितना ज़्यादा होगा वो भी अच्छी मानी जाएगी, यानी मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए. सैंडी सॉइल जो होती है उसका पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बहुत कम होता है सॉरी. और जो लॉमी सॉइल होती है उसका मॉडरेट होता है जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है. और क्ले सॉइल जो होती है उसका पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो भी अच्छी नहीं मानी जाती. तो मॉडरेट अगर है पर्कुलेशन रेट तो वो सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी. ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये भी मैं बता चुकी कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी देर तक वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है. फिर आता है मॉइस्चर कंटेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. कि जो अलग अलग टाइप्स की सॉइल हमने पढ़ी है 3 टाइप्स की, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है. ठीक है, यानी कितना मॉइस्चर वो कंटेन करके रख सकती है. तो जिस सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होगा वो प्लांट की ग्रोथ के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उससे मिट्टी में क्या होगा, नमी बनी रहेगी और उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते रहेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ आती है कि इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है. ठीक है, जितनी ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल होगी वो प्लांट ग्रोथ के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. ठीक है, फिर इसमें आता है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल. सॉइल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. तो जो सॉइल होती है, ठीक है, हमें पता है कि अर्थवॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसको हम फार्मर जो होते हैं उसके हम फ्रेंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोला जाता है अर्थवॉर्म को. क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सक्रीट करता है इज आफ्टर डाइजेस्टिंग इट्स ऑर्गेनिक मैटर. ये इसके ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, डाइजेस्ट करके उसको एक्सक्रीट कर देता है. तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर सारे मिनरल्स आ जाते हैं. ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं. ठीक है, और फॉस्फेट्स होते हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सब इसके अंदर आते हैं. बहुत सारे क्रिएचर्स और माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं. वो क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे एंड प्रोटोजोआ, ये सभी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, वर्म ऑल्सो हेल्प बाय ब्यूरिंग द सॉइल. इसमें क्या क्या होते हैं, जो मिट्टी होती है सॉइल में कौन कौन से पाए जाते हैं, जो होते हैं एनिमल्स, एंट्स, बीटल्स, सेंटीपेड्स, रैबिट्स एंड मोल्स आर सम अदर एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल. ठीक है, ये सभी सॉइल में रहते हैं. फिर आता है सॉइल एंड क्रॉप्स. ठीक है, सॉइल एंड क्रॉप्स यानी कि कौन कौन सी सॉइल कौन कौन से क्रॉप्स के लिए अच्छी मानी जाती है. ठीक है, तो सभी क्रॉप्स के लिए हमें अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए होती है. जैसे क्लेस और लॉमी सॉइल होती है, उनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो वो सीरियल्स और वेजिटेबल्स क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. ठीक है, सीरियल्स और वेजिटेबल्स अगर हमें ग्रो करने हैं तो उसके लिए हम कौन सी सॉइल लेंगे, लॉमी सॉइल और क्ले सॉइल. फिर आता है सॉइल रिच इन क्ले इज़ गुड फॉर ग्रोइंग पैडी ड्यू टू इट्स आइडियल वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी.
सबसे ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी किसकी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की मानी जाती है, तो वो पैडी के लिए यानी धान यानी चावल उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। लॉमी सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग पल्सेस एंड अदर लेंटिल्स, जो अनाज और दालें होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए लॉमी सॉइल को अच्छा माना जाता है। कॉटन जो होती है, ठीक है, जो कॉटन होती है यानी रुई होती है, कपास जिसे हम बोलते हैं, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसके लिए हम ब्लैक सॉइल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी क्या होती है, अलग अलग इसकी कैपेसिटी होती है। सॉइल रिच इन ह्यूमस सपोर्ट्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ कि ह्यूमस बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। फिर आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल का मतलब जो उसमें नुकसान होता है वो किस तरह से होता है। तो सॉइल इरोजन जो होता है ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, विंड, वेव्स एंड स्नो, इसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। जब आपको पता है बहुत तेज़ आंधी चलती है या फिर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऊपर की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, वो जैसे बाढ़ आ गई तो वो पानी के साथ बह गई, ठीक है, तो उसमें जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर ऊपर की लेयर वो पूरी क्या होती है, पानी के साथ बह जाती है। इसी तरह से तेज़ हवाएं चलती है तो वो मिट्टी क्या होती है, उड़ के यहाँ से दूसरी जगह पे चली जाती है, तो उसे भी हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है। जो वेव्स होती हैं और स्नो, जब बर्फ़ होती है, बर्फ़ गिरती है तो वो भी क्या करती है, उसकी जो मिनरल्स होते हैं उसको नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। ठीक है। तो हैवी रेन एंड फ्लड्स मेक द सॉइल पार्टिकल्स लूज एंड लीड टू सॉइल इरोजन। ठीक है, जब हैवी रेन होती है या फ्लड्स आ जाते हैं तब भी इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं लूज होते हैं और सॉइल को डैमेज कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जो जंगलों की कटाई, ठीक है, लकड़ी के लिए हमें क्या चाहिए था, लकड़ी जब हमें चाहिए होती है तो हम जंगलों से लकड़ी को काटना स्टार्ट करते हैं। जब हम पेड़ पौधों को ही काट देंगे तो फिर सॉइल को रोक के कौन रखेगा। ठीक है, उसको सॉइल को पकड़ के रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है, वही सॉइल को पकड़ के रखते हैं। तो जब वही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, सॉइल तो जैसे हवा चलेगी तो उसके साथ भी उड़ जाएगी, फ्लड आएगा तो उसके साथ बह जाएगी, तो इस तरह से उसका क्या होगा, इरोजन होगा। पुअर फार्मिंग मेथड, ये भी एक वो होता है जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन होता है। पुअर फार्मिंग मेथड अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, अच्छा प्रॉपर मेथड यूज़ नहीं किया तो उससे भी सॉइल का इरोजन होगा। और ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज हैव लेड टू इंक्रीज इन द पेस ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग यानी जब हम जानवरों को जब हम ऐसी जगह पे छोड़ देंगे जहाँ पर बहुत अच्छी सॉइल है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत अच्छी घास उगी हुई है, लेकिन वो अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, अगर वो घास को अगर ख़त्म ही कर देंगे वहाँ से तो फिर उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन किस तरह से होता है कि सॉइल पॉल्यूशन जो होता है वो केमिकल्स की वजह से होता है। ठीक है, फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स निकलते हैं अगर वो उसके अंदर मिल जाते हैं मिट्टी में तो उसके न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होता है, सॉइल का इरोजन यानी उसमें पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसके अलग अलग चीज़ें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनके ज़्यादा यूज़ से क्या होता है, केमिकल मिट्टी के अंदर मिलना स्टार्ट होते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अनट्रीटेड सीवेज वाटर ऑल्सो पॉल्यूट द एयर, ये भी क्या करते हैं, इसको सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। प्लास्टिक वेस्ट अगर मिट्टी में मिलेगा तो वो भी क्या करेगा, उसको जो क्वालिटी है उसको कम करता जाएगा, धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म होती जाएगी और उसके अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उसको पॉल्यूट करती हैं। लास्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है कि हम किस तरह से सॉइल को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, रिसोर्स है, इसको हमें बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो इसको बचाने के लिए हम अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, इससे उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की वो बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो हवाओं का या फ्लड्स का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो उसका इरोजन होने से बच जाएगा और हम सॉइल को बचा सकते हैं। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। अगर हम टेरेस फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे जो पहाड़ी जो क्षेत्र, जो ठीक है पहाड़ी जगह होती है जहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ फ्लैट सरफेस तो होती नहीं है, तो वहाँ पर अगर टेरेस के फॉर्म में अगर हम फार्मिंग करते हैं तो वो सॉइल को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो उसका इरोजन होने से बचता है और हम उसका कंजर्वेशन कर पाते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन। अगर हम क्या करें कि रोटेशन करते हैं क्रॉप्स का, ठीक है, जैसे हमने एक फसल उगाई फिर नेक्स्ट टाइम हमने उसमें दूसरी उगा दी, तो उससे क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी नहीं होगी और उसका क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। ठीक है,
और आता है डैम्स और एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट टू कंट्रोल फ्लड्स एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर हम डैम्स बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी को जैसे ज़्यादा बारिश होने से या से तो क्या होता है, बहने से रोकता है। तो जब फ्लड्स नहीं आएंगे तो उससे भी हम सॉइल का इरोजन होने से रोक पाएंगे और हम उसका कंजर्वेशन कर पाएंगे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, आपको रीड करना है और अच्छे से इसको लर्न करना है, समझना है। ठीक है, थैंक यू।